हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम, जिसका नाम केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है और हर जगह काम आता है। इसका एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटम क्या। एटम तो एटम को परमाणु बोलते हैं और परमाणु में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये तो हमें मालूम है क्योंकि अब हम बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन पहले जो वैज्ञानिक आए थे शुरू में, उनको ये मालूम नहीं था कि इसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद कि एक परमाणु होता है उसके अंदर किस प्रकार से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन इससे पहले हम एक ट्रिक बता देते हैं कि इनकी खोज किस किस वैज्ञानिक ने की थी। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। तो आप भूल जाते हो कि इसकी खोज किसने की थी। इसका एक ट्रिक आता है, ईंट पर गिरकर नाच। आपको दो को दो का कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पे इसका दो का कॉम्बिनेशन हो गया, दो का कॉम्बिनेशन ये हो गया, दो का कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आता है उसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। यहाँ पे आपको क्या, जो शुरू का जो फर्स्ट लेटर है उसको आपको क्या मानना है, उसको आपको जो एटम है उसका क्या मानना है, एक कण मानना है, पार्टिकल मानना है। तो ये पार्टिकल तीनों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या पार्टिकल है। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन जो है उसकी खोज किसने की थी, यहाँ पे गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बन ही सकता है। आपको डायरेक्टली याद रखना है ट्रिक, ईंट पर गिरकर नाच, मतलब दो दो का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। हम मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जो पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है एक्चुअली। तो पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जैसे अपन है, अपन भी एक प्रकार से क्या है, पदार्थ है। क्योंकि जो भी, जितनी भी आप आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हो वो एक प्रकार से क्या, सभी पदार्थ ही है। जो स्थान घेरेगी वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक आया था सबसे पहले, जिसका नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उस वैज्ञानिक का नाम है कणाद। कणाद नामक वैज्ञानिक आया था, उन्होंने ये काम किया था सबसे पहले, एटम पर काम इन्होंने किया था। ये बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या बताया कि जो सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। इन्होंने ये बताया था कि पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और कोई भी पदार्थ होता है उसका जो सबसे छोटा जो कण जो होता है, छोटा जो भाग जो होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। इन्होंने केवल इतनी बात बताई थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। जिस प्रकार से, मैं एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम मकान की हम बात करते हैं, अपने मकान की बात करते हैं, तो मकान एक प्रकार से हम पूरा मान लेते हैं एक पदार्थ है। ठीक है, तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल जो क्या हमारे पास क्या है, ईंट है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, जो मकान है कोई भी, वो एक प्रकार से पदार्थ है। उसका जो सबसे छोटा पार्ट, जो सबसे छोटी चीज़ जो इसके अंदर क्या है, ईंट होता है। इसका मतलब समझ सकते हो कि ईंटों ईंटों से क्या बनता है, मकान बनता है। उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ होता है वो हमें क्या मिलता है, सबसे छोटे पार्टिकल, एक एक कण से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया था, कणाद ने बताया था, जो बहुत अच्छी बात थी। सबसे पहले आए थे उन्होंने, सबसे पहले बताया था। हमें अभी आसान लगता है कि भैया पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। लेकिन शुरू में ये बताना बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक प्रकार से अच्छे वैज्ञानिक थे, जिनका नाम अब किताबों में नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि पदार्थ जो भी, कोई भी वस्तु जो होती है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1803 के अंदर, 1803 ईस्वी के अंदर आपके पास में वैज्ञानिक आता है डोल्टन, जिसका नाम सभी ने सुना होगा। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ जो होता है उसका सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु ही होता है। लेकिन उसका नाम बताया था अविभाज्य होता है। अविभाज्य, तो ये क्या, कौन सा कण होता है, अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य का मतलब होता है, का मतलब होता है बिना, विभाज्य मतलब विभाजित होने वाला, मतलब इसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये किसने बताया था, डोल्टन ने बताया। डोल्टन ने बस इतना ही बताया कि जो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है, जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। समझ गए, ठीक है। तो हम आगे, चलो आगे बात करते हैं। तो डोल्टन ने इतना ही बता दिया था। तो उसके बाद वैज्ञानिक आते हैं हमारे, उसके बाद थर्ड नंबर वैज्ञानिक आते हैं जे थॉमसन। क्योंकि ये बात उन्होंने बताई थी, लेकिन आगे कुछ वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इन्होंने ये बताया कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है, लेकिन जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है, अविभाज्य होता है, मतलब नॉट डिवाइड, इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये किसने बताया था, डोल्टन ने बताया था। डोल्टन ने बस कणाद को ही थोड़ा सा आगे, अविभाज्य नाम देकर इस कणाद के मॉडल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। इन्होंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन अच्छा इन्होंने भी ठीक ठाक काम किया था। फिर हमारे वैज्ञानिक आते हैं जे थॉमसन। आपको मैंने जे थॉमसन के बारे में शुरू में बताया था कि इन्होंने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलो, इन्होंने मॉडल क्या दिया था, परमाणु के बारे में क्या बताया था कि परमाणु क्या होता है, क्या नहीं। अब सारे वैज्ञानिक आ गए, भैया पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। अब परमाणु होता क्या है, तो अब वैज्ञानिक आता है जो स्टार्ट करता है, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कुछ नहीं बताया कि हमारे खेत में जो तरबूजा होता है, उसी उसकी जो संरचना होती है, उसी की समान संरचना होती है, किसकी,
परमाणु की। यहाँ से स्टार्ट होता है परमाणु मॉडल। तो जो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं वो जे थॉमसन आते हैं, उन्होंने बताया था कि परमाणु की जो स्ट्रक्चर जो होती है एक प्रकार से किस समान होती है, तरबूज की समान होती है। जैसे मैं यहाँ पे तरबूज बना लेता हूँ, तरबूज एक क्या होता है, गोलाकार होता है, और इसके अंदर ये क्या होती है, लाल लाल यहाँ पे गिरी होती है, और गिरी के अंदर क्या धसे रहते हैं, ये बीज धसे रहते हैं। तो उन्होंने कुछ इसी प्रकार से बताया था कि उन्होंने बताया था ये जो बीज होते हैं वो तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, और यहाँ पे जो ये गिरी जो होती है, लाल लाल जो गिरी होती है, वो एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करती है। उन्होंने ये बताया था कि ये एक प्रकार से प्रोटॉन बताया था, इन्होंने कुछ नहीं बताया था, उन्होंने बताया था ये क्या होता है, प्रोटॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने ये बताया था ये गिरी जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे जो बीज होते हैं वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई थी कि इन्होंने जो बीज और गिरी होते हैं वो बराबर मात्रा में होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे मान लो -5 है तो इधर कितना होगा, +5 होगा। तो इनकी सबसे बड़ी जो इनकी जो इस मॉडल के अंदर सबसे बड़ी बात वो यही थी कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब जो पदार्थ का जो परमाणु जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उन्होंने ये बताया था कि परमाणु एक प्रकार से क्या है, उदासीन उदासीन गोला है। तो ये सबसे बड़ा इनका बहादुरी का काम था। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बता दी थी कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। एक बात एकदम सत्य है। आज भी हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी परमाणु है, वो एक प्रकार से क्या होता है, उदासीन होता है। एक्चुअली उसके ऊपर जो आप देखते हो परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, हीलियम+2 हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये बाद में आता है, पहले नहीं आता है। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। ठीक है, समझ गए। तो एक प्रकार से परमाणु, जितने भी परमाणु आपने आसपास देखे होंगे वो एक प्रकार से क्या होता है, उदासीन होता है। इन्होंने ये बात बता दी थी। लेकिन इनकी कमी क्या थी, इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। चलो, इन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, लेकिन न्यूट्रॉन भाई साहब के बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर आगे एक वैज्ञानिक आता, लेकिन सबसे पहले इनकी एक कमी ये थी, न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, ये इनकी क्या कमी है। और इसकी दूसरी कमी ये थी कि इन्होंने ये बता दिया था कि भैया यहाँ पे तो ये गिरी होती है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ये जो बीज होते हैं वो एक प्रकार से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब परमाणु के अंदर कहीं जगह ही नहीं होती है। लेकिन एक्चुअली हम देखते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। तो उन्होंने ये कुछ नहीं बताया। तो ये इनकी क्या थी, दो कमियाँ थी। लेकिन सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि यही थी कि इन्होंने परमाणु कैसे बता दिया था, उदासीन बता दिया था। जितने आपस में नेगेटिव चार्ज होता है उतना उतना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर भाई साहब ये भी फेल हो गए। तो फिर आपके पास में चौथा वैज्ञानिक जो है वो आता है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम आपने सभी ने सुना होगा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आता है परमाणु मॉडल को समझाने के लिए। रदरफोर्ड आता है। तो रदरफोर्ड कुछ नहीं था, इन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग को हम समझ लेते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये प्रयोग है जिसको आप किताब से पढ़ लेना, ये बड़ा प्रयोग है। इन्होंने कुछ नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या बात बताई थी, शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अल्फा कण क्या होता है। मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। ये हीलियम होता है, उसका नाभिक होता है। हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। एक्चुअली ये इसको हम अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, जैसे मतलब हीलियम को मैं लिख देता हूँ। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब ये नीचे वाला जो होता है वो आपको किसको बताता है, प्रोटॉन की संख्या को बताता है। मतलब एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज को बताता है। ठीक है, और जितना जितना पॉजिटिव होगा उतना उतना क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 क्या होगा, 2 क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। यदि मैं यहाँ पे ये लिख दूँ हीलियम+2, इसका मतलब क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब इसमें से जितना भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन था उसको निकाल दिया गया। बचा क्या आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज ही बचा। जैसे मान लेते हैं, आप जानते होंगे ये नाभिक होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यदि मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो आपके पास बचा क्या, ये नाभिक ही तो बचा। इसलिए इन अल्फा कण जो क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, ये समझ गए आप अल्फा कण क्या होता है। चलो इसको हम अलग वीडियो से समझाते हैं, लेकिन चलो इसमें आप मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, इन्होंने ये प्रयोग किया था। इन्होंने क्या लिया था, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सेटअप तैयार किया था। इन्होंने ये आपके पास में कोई भी यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दिया था, और वहाँ से इन्होंने अल्फा कण यहाँ से छोड़े, और यहाँ पे सोने की पतली पन्नी लगा दी थी। सोने की पतली पन्नी मतलब हो गया, यहाँ पे एक प्रकार से मेटल लगा दी थी, और मेटल मेटल लगा दी थी। और कुछ इस प्रकार से इन्होंने प्रयोग सेटअप किया था। और इन्होंने सेटअप क्या किया, यहाँ से जो हीलियम जो होता है, हीलियम अल्फा कण होता है, उन्होंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से बंदूक से इन्होंने छोड़े। तो उन्होंने ये देखा कि ये सोने की पतली जो पन्नी होती है उसमें अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो सीधे गुजर गए। वाह। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, आप सोच सकते हो, यदि सीधे निकल रहे हैं इसका मतलब इसका अधिकांश भाग क्या होगा, खाली होगा। तो इनका सबसे जो पहली उपलब्धि थी वो ये थी कि परमाणु का जो अधिकांश जो भाग जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है, जो एक प्रकार से क्या एकदम सत्य बात है। और फिर उन्होंने बताया था कि मैंने यहाँ से 10,000 पार्टिकल को छोड़ा, उसमें से एक पार्टिकल क्या आया, वापस आया। एक पार्टिकल ही 180 डिग्री एंगल पर वापस आया। तो उन्होंने सोचा कि बहुत ही छोटी सी जगह पर क्या होता है, धनावेश स्थित होता है।
बहुत ही छोटी सी जगह पर धनावेश स्थित होता है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। क्या नाम, बहुत ही छोटी सी जगह पर, वो भी क्या होता है, सेंटर पर स्थित होता है, इसलिए इसे नाभिक नाम दिया। नाभिक का मतलब ये होता है कि सेंटर पर जो चीज़ स्थित होती है उसको हम नाभिक बोलते हैं। तो उन्होंने इसका क्या नाम दिया था, नाभिक दिया था। और ये नाभिक किससे बना होता है, एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज से बना होता है। तभी तो ये वापस आ रहे थे भैया, ये वापस क्यों आ रहे थे, जैसे हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तभी तो कोई चीज़ वापस आती है। और पॉजिटिव यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये वापस इसकी तरफ क्या करता, अट्रैक्ट करता, इसका मतलब वापस आता ही नहीं। लेकिन इन्होंने देखा कि छोटे से, बहुत ही छोटे से भाग पर, इसका मतलब 10,000 पार्टिकल इन्होंने छोड़े थे, उनमें केवल एक पार्टिकल आ रहा था। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम भाग पर क्या था, धनावेश स्थित था। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले बात ये होती है कि इन्होंने खोज किसकी थी, नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की जो खोज होता है वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और उन्होंने ये बताया था कि इसका मैक्सिमम भाग जो होता है वो खाली होता है। और उन्होंने ये बताया था नाभिक की जो त्रिज्या जो होती है, रेडियस जो होती है, वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। आप ये सोच सकते हो 10⁻⁻15 जा रहा है, इसका मतलब कितने से छोटे से भाग पर स्थित होगा नाभिक। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों तरफ क्या आते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ अल्फा जो कण थे वो अवशोषित हो गए थे। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होगा जो इसको अवशोषित कर रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम पर होता है, क्योंकि परमाणु का पूरा साइज क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है। ये तो नाभिक की त्रिज्या होती है, लेकिन पूरी परमाणु की त्रिज्या देखिए 10⁻10 मीटर होता है। आप देख सकते हो, जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आपका, ये एक पूरा खेल का मैदान है, इसके अंदर अपनी क्या है, ये गेंद है, ये गेंद है। इस गेंद को इन्होंने क्या बताया था, नाभिक बताया था। इसका मतलब ये मैक्सिमम भाग जो है इसका क्या था, खाली था। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, एग्जाम्पल की तौर से, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, खाली था, और बहुत ही कम भाग पर आपके पास में नाभिक स्थित था, और जिसकी रेडियस कितनी थी, 10⁻15 मीटर। और पूरे जो परमाणु जो है उसकी त्रिज्या कितनी थी, 10⁻10 मीटर थी। और कुछ इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ क्या लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन इतना काम तो इन्होंने कर दिया, नाभिक भी खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बता दिया कुछ, लेकिन भाई साहब ये नहीं बता पाए। लेकिन कुछ वैज्ञानिक बाद में आए तो उन्होंने बताया कि भाई कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे मान नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी तभी तो वो चक्कर लगा रहे हैं। अब भाई इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ घूम रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे इसको जो घूमने के लिए अंदर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका मान कितना होता है, आपको ये पता होना चाहिए, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, या m² कितना आर होता है। और इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास अंदर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ क्या लग रहा है, त्वरण भी लग रहा है। और त्वरण की वजह से ये क्या रहा, घूम रहा है। और किसी चीज़ के अंदर, किसी भी आवेश के अंदर यदि त्वरण आ जाता है, इसका मतलब कि वो EMW वेव का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और कोई भी चीज़ यदि कोई चीज़ को उत्सर्जन करती है, इसका मतलब एनर्जी क्या करती है, लॉस करती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इसके पास एनर्जी है तभी तो घूम रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। अब ये लॉस करते 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 ये परमाणु, ये एनर्जी कम लॉस हुई, एक चक्कर कम हुआ, और लॉस हुई, एक चक्कर और कम हुआ, और ऐसे करते करते ये अंदर गिर जाना चाहिए। तो ये वैज्ञानिकों ने सोचा था ये इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी कम धीरे धीरे होती है, इसके अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए थे कौन, रदरफोर्ड। और इनकी एक कमी और थी, इनकी एक कमी और थी, वो थी कि स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे। जो आगे वाले वैज्ञानिक आते हैं, बोर मॉडल आता है, तो स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे रदरफोर्ड क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। अब परमाणु मॉडल के बारे में चौथा, ये 500 वैज्ञानिक जो आता है अपना, वो बोर मॉडल आता है। और बोर मॉडल को बहुत ही विस्तृत तौर से पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बोर मॉडल ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, इन्होंने वैसे बहुत कुछ बताया था इन्होंने। और यही मॉडल सबसे ज़्यादा आता है, क्वेश्चन जो आता है वो बोर मॉडल से आता है, स्टार पॉइंट यही है आपके अंदर। ये तो आप पास में 4 मॉडल थे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने बताया था कि जो परमाणु जो होता है उसके अंदर, जो सेंटर पर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसका नाभिक होता है। उसकी खोज तो किसने की थी, रदरफोर्ड ने कर दी थी। लेकिन उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फिक्स, जो इसकी कक्षा जो होता है उसी में चक्कर लगाता है, जिसमें ये कक्षा होता है। कक्षा के अलावा इसमें क्या होता है, कोष, उपकोष, इन सारी चीज़ों के बारे में किसने बताया था, बोर मॉडल ने ही बताया था। तो इसको हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। तो ये बड़ा मॉडल है, बस इन्होंने ये बताया था इलेक्ट्रॉन होता है ये फिक्स जो जिसकी एनर्जी होती है उसी में चक्कर लगाते हैं। अब ये सोच रहे होंगे आप, ये नीचे क्यों नहीं करता है, क्योंकि भैया ये मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन हर किसी में चक्कर नहीं लगा सकता। इन्होंने दूसरी बात ये बताई थी कि ये फिक्स उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग mvr/NH/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज हो, उन्हीं कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं। जिसकी एनर्जी NH/2 होगा
वो उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा। हर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकता। जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। इसकी एनर्जी मान लेते हैं NH/2 का। इसका जो कोणीय संवेग जो है NH/2 है, वही इसी कक्षा में चक्कर लगा पाएगा। अन्यथा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षा में चक्कर नहीं लगा पाएगा। जैसे मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग मान लेते हैं 5 है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका कोणीय संवेग क्या है, 6 है। लेकिन इस कक्षा के लिए कोणीय संवेग वही चक्कर लगा पाएगा जिसका कोणीय संवेग कितना होगा, 5 होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर नहीं लगा पाएगा। तो उन्होंने ये फिक्स कर दिया था कि जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा NH/2 का पूर्ण गुणज होगा, वही इन्हीं कक्षा में क्या लगा पाएगा, चक्कर लगा पाएगा। इसीलिए बोर मॉडल को थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है मॉडल है। ठीक है, इन्होंने कुछ आपस में इनकी त्रिज्या भी बताई थी। ये फिक्स त्रिज्या में चक्कर लगाते हैं, फिक्स एनर्जी में चक्कर लगाते हैं। तो ये मॉडल थोड़ा सा क्या बड़ा है। उसके पश्चात 6 नंबर वैज्ञानिक जो आता है, इन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन की कैसी प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति के बारे में ये थोड़ा सा बताते हैं। उसके बाद में अगले वाला जो वैज्ञानिक जो आता है वो आ जाता है आपके पास में तरंग यांत्रिक मॉडल, जो आपके पास में जिसको तरंग यांत्रिक मॉडल होता है। और ये मॉडल जो होता है वो आपके पास में ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कैसी नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन की तरंग नेचर होती है। जिसमें आप क्या पढ़ते हो, क्वांटम संख्या पढ़ते हो, 4 क्वांटम संख्या पढ़ते हो आप, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। ये भी एक प्रकार से बड़ा चैप्टर है, एक अलग से टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है पूरा आपके पास में परमाणु मॉडल। तो ये शॉर्ट था, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि परमाणु मॉडल किस प्रकार से, परमाणु पर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कार्य किया, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। जिसके बारे में मैंने आपको ट्रिक बताया था, इलेक्ट्रॉन, जिस पर मैंने आपको ट्रिक बताया था, ईंट पर गिरकर नाच। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस प्रकार से आपको बता दिया। इस प्रकार से पूरा पूरा चैप्टर आपको एक छोटी सी स्लाइड पर मैंने खत्म करने की कोशिश की है। उसके अलावा बोर मॉडल और ये आप तरंग यांत्रिक मॉडल बड़े हैं, इसको आप अलग से बता देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।